अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी बिल्कुल रूही हसन और मैं हूँ आयशा। वो कहते हैं सोई सोई वाली कैफियत है, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं और हुआ यही है यार, कल रात को इतना लेट सोए और बारबेक्यू था घर में और इंजॉय किया। आप भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत गुजरी हुई ईद मुबारक, लेकिन अभी भी तीसरा दिन है ईद का और यकीनन आज का दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो ईद का। और बात वही हो गई कि कुछ समझ नहीं आ रहा और थकावट, और सुबह जो है मेरे नाश्ते को भी दिल नहीं कह रहा था यार, कुछ एक दो छुट्टियां ही मिल जाती तो क्या हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। काम काम काम, ईद शो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अब सोच रही थी यार एक और छुट्टी मिल जाए तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं मिली हमें तो हम पहुंच गए। बहुत सारे लोग होंगे जो आज ऑफिस गए होंगे और अपने काम में बिजी होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो मजे ही मजे कर रहे होंगे, आज के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। यार करना चाहिए, ईदें जो है साल में 2 मरतबा आती हैं और पिछली ईद पे तो अच्छी खासी छुट्टियां मिल गई थी। 5 छुट्टियां हमें नहीं मिली। मैं नहीं कहती कि मैंने एंजॉय किया, लेकिन आप लोग तो एंजॉय कर रहे हैं यार। तो आज जो है हम वापस काम पर आ गए। थोड़ा ओखा ओखा है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं यार, रूटीन तो वापस सेट करनी है। और यकीनन आज के बाद यानी कल जो है फिर मेरी सही तरह से कहते हैं ना आंखें खुली होगी और हर बात मजे मजे की हो रही है। अच्छा, मजे मजे की बातें भी करते हैं और आपसे जानते भी हैं कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, कितने मसरूफ रहे। और इस बार तो गोश्त की ईद थी, गोश्त बांटना और हिस्से बनाना, और मैं भी यकीनन यही कुछ करती रही। कल का दिन भी ऐसे गुजर गया मेरा, परसों का दिन भी ऐसे। 2 दिन मेरी कुर्बानी जो है हम लोगों ने डिवाइड की थी, आज ये करना है कल ये करना है। और फर्स्ट डे तो ज़्यादा बिजी था कि बांटना भी था और हर जो है रिश्तेदार को भी बांटना, और बेचारे बहुत सारे वो लोग जो कहते हैं ना टांग में एक सराइकी का लफ्ज़ है, बैठे होते हैं कि इंतज़ार में बैठे होते हैं जिसके कहा जाता है, तो वो उन लोगों को भी बांटना ज़रूरी था। और बहुत सारे लोग आए तो अच्छा लगा यार, एक गहमा गहमी का दिन था, मज़ा आता है। मैं सोचती हूँ कि मीठी ईद पे ऐसा कुछ नहीं होता, सारा दिन हम लोग सोकर गुजारते हैं, लेकिन कम से कम इस बड़ी ईद पर ये मज़ा आ रहा होता है यार। गोश्त आ रहा है, बन रहा है, फिर बांट रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर फोन कर रहे हैं, उसको भेजा उसको मिला उसको नहीं मिला, तो ये चक्कर सारा दिन लगा रहा है। कुछ थकावट हो जाती है, लेकिन मजा अपना है इस ईद का। तो इस मजे को दोबारा करते हुए आज हमने अपने यहाँ गेस्ट बुलाए। हमने कहा इनके साथ तीसरा दिन ईद का सेलिब्रेट कर ले, एंजॉय कर ले, इनसे पूछे कि क्या क्या इन्होंने किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ है मेरी प्यारी प्यारी दोस्त, मैं कहूँगी बहुत ही स्वीट जो है पर्सन है, साइमा मुमताज है, चेयर पर्सन है शमा इल्म आगाही प्रोग्राम की। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हाँ जी, क्योंकि आज ईद है लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं तो आप तो गेस्ट बन के आए ना, हम भी पूछे जो वापस ड्यूटी पर आ गए, ये पूछे कि 2 दिन के रेस्ट के बाद, रेस्ट तो नहीं था, प्रोग्राम थे, हम थोड़ा सा चेंज हो गया ना, 2 दिन एक ही रूटीन थी, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, हट गए, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और इनके साथ हैं शेख मुमताज रहमान साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। और जी साइमा मुमताज के हस्बैंड हैं, थैंक यू, आप तशरीफ लाए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हैं अलीम इकबाल साहब हैं जो कि फार्मासिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं शमा इल्म आगाही प्रोग्राम के, इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद और ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया आपने। तो ईद हो गई, आप सबकी ईद हो गई, ईद हो गई, अभी जारी है, सारी है ये जी अभी तो जारी है। मैंने कहा कि आयशा के साथ भी आज थोड़ी सी गपशप हो जाए और इस पूरी टीम के साथ भी, रोही की टीम के साथ भी, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाए ना। 2 दिन तो एक ही रूटीन थी खवातीन की भी और हजरात की भी, इसीलिए 2 हजरात भी हमारे साथ हैं और एक खातून भी, थोड़ी सी चेंजिंग के लिए घर से निकले हुए। तो सर क्या किया पहले दिन, क्या मसरूफियत रही, कुछ पहले बताओ। दिन जाहिर आयशा आपको पता है कि जी कुर्बानी की, गोश्त बांटा, और सबसे ज्यादा जो मजे की बात ये है ना कि छोटी पे आयशा ये होता है कि मर्द हजरात सोए रहते हैं, खवातीन बेचारी किचन में खप रही हैं और इस ईद पे इसलिए मुझे मजा आता है कि मर्द हजरात हो कसाई बने होते हैं। अच्छा, ये बराबर हो जाता है, मर्द हजरात को ज्यादा टेंशन होती है, कसाई नहीं आया और यही हाल हुआ इस मतलब हमारा भी लेट हो गया। मेरे मियाँ कहते हैं यार अभी तक नहीं आया, परेशानी में कुछ थे, 10 बज गए, 11 बजे जाके कसाई आए, इवन के हमसायों के फोन आने लगे आपके यहाँ कसाई अभी तक नहीं आया
हाँ जी बिल्कुल, ये हाँ बराबर था। हिसाब हो जाता है और बड़ा मजा आता है वाकई। जैसे आपने कहा कि गहमा गहमी होती है, रौनक होती है, वाकई इस ईद की तो रौनक होती है और मजा आता है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मजा आता है, जी। बहुत एंजॉय कर इस रहा होता ईद है पे बंदा। ज्यादा एंजॉय करते हैं छोटी ईद से। वैसे तो दोनों ईदें मजे की होती हैं कि रमजान लेकिन आया, रोजे ये रखे रौनक और वाली उसके ईद बाद भी होती ये है। रौनक वाली ईद होती है। लेकिन कोरोना की वजह से कितनी रौनक जो है मुतासर हुई, ये बताओ। नहीं, इस ईद पे तो कोई मुतासिर नहीं हुई है। हाँ, छोटी ईद पे हुई थी। ईद उल फितर पे काफी फर्क पड़ा था, मतलब ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना हमारे घर कोई गेस्ट आए ना हम किसी के घर गए। तो इस ईद पे तो भाई से भाई पूछ लेते हैं कितने टेंशन में थे, ये बताएं कि सारी वक्त तो पहुंचा। नहीं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी। आपने बहुत अच्छी बात की है कि लोग तांग में रहते हैं हाँ। ईद पे। तो हकीकी खुशी यही होती है कि जब आप कोई कुर्बानी करें, चाहे बड़े जानवर की चाहे छोटे जानवर की, उन लोगों तक पहुंचाए जो इसके मुस्तहिक है। बिल्कुल और यही सबसे बड़ी खुशी है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला की खुशनुदी इसी में ही है कि जो लोग हमारे जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो इसकी सिकत नहीं रखते, वो उनके लिए परेशान होना, अभी तक कसाई नहीं आया, अभी तक हमारा जानवर ज़िबा नहीं हो, उन तक कैसे पहुंचाया जाए। जब आप लोग उन तक पहुंचा देते हैं, यकीन माने आप दिली खुशी होती है कि हमारी वाकई मकसद है कि कुर्बानी हो गई है। और ये खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। इस मरतबा तो ऐसा हुआ है कि हमें खदशा था कि इस मरतबा कम कुर्बानी होंगी, लेकिन आज सुबह मुझे एक दोस्त ने बताया कि इस मरतबा वो ये व्यापार कर रहे हैं बकरियों का, तो उसने कहा कि इस मरतबा बहुत ज्यादा कुर्बानी हुई है। अच्छा, मजे की बात ये है, जो शुरू में हमने रेट सुने थे यार मवेशी मंडी में, मैं भी गई थी यार, इतना महंगा है जानवर, ये है, आखिरी दिन में रेट बिल्कुल डाउन आ गया था। बस ऐसा होता है ना, वो लोग खुद इस बहुत लेट कर लेते हैं, वो इस इंतजार में होते हैं कि रेट कम हो फिर हम जाके खरीदें। देखें, वो लोग भी मेहनत करते हैं, पूरा साल जानवर को मेहनत करते हैं, उन पैसा खर्च करते हैं, देखभाल करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ये हम लोग कहते हैं कि ये हमने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे, ये उनसे तो पूछें जो पूरी जिंदगी इनके साथ गुजारते हैं। मकसद है कि एक जानवर, आप एक जानवर रखें, चाहे 10 रखें, चाहे 20 रखें, उनके साथ मेहनत करना पड़ती है, पालना पड़ता है, खिलाना पड़ता है वक्त पर, और इससे पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल। तो हमें तो ऐसे लगता है ना हम इतने पैसे दे रहे हैं। अब देखो इतना बड़ा अलमिया देखे पाकिस्तान के अंदर, ऐसे लोग भी हैं। जुल्म की बात यह है कि लाहौर के अंदर एक मवेशी मंडी के अंदर एक आदमी एक बैड़ा लेके गया है और 85,000 रुपए के जेली नोट दे गए। और उस बंदे की देखें कैफियत, देखें, जो आदमी एक जानवर लेके आया, वो बेचने के लिए आया और उसको 85,000 रुपए के जेली नोट थमा दिए। और कितना बड़ा जुल्म है। ये ऐसे लोग, ऐसा माफिया भी कहीं ना कहीं एक्टिव होता है और बार बार कहा जा रहा होता है कि आप लोग ध्यान करें और चूना लगाए। खुद चूना लगाए तो माहिर होते हैं ना चूना लगाने में। देखिए, वो बच नहीं सकता। देखिए, वो समझता है कि मैंने उसको 85,000 रुपए का, मकसद है कि उसको धोखा दिया है, लेकिन वो उसके साथ खुद धोखा होगा। जिंदगी के हर मैदान में, हर लम्हे पे, हर कदम पे उसके साथ धोखा होगा। अच्छा, ये इससे तो हम जाते नहीं क्या होगा क्या नहीं। अभी जो हमने किया ना, तो हम एंजॉय कर रहे थे यार, हमने कैसा धोखा दिया, कैसे हमने उसको फ्रॉड किया। लोग खुश हो रहे होते हैं अपने उससे, जिनको आदत होती है ना तो वो इससे भी खुश होते हैं, और जिनको नहीं होती तो उनको अगर कभी ऐसा हो जाए तो उनको तकलीफ हो, यार गलत किया हमने, हमें इसे दी, तो वो कम एहसास ना ये बहुत कम होता है। अगर हो भी जाए गलती तो बंदा जो है कुछ ना कुछ वो कर लेता है कि गलत हो गया मुझसे। लेकिन जो लोग करते हैं ना, वो दिल बड़ा करके कहते हैं ना, करते हैं, उनमें इतनी पता नहीं ताकत कहाँ से आती है, हिम्मत कहाँ से आती है। ज़मीर जिंदा हो तो एहसास होता है, जब ज़मीर मुर्दा हो जाए तो फिर एहसास किस चीज़। बात तो ज़मीर की है। और अली इकबाल हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं आप जा गए हैं, ज़मीर भी जाग के असल में मैं खुद सोई हुई थी, जब मैं स्टार्ट में लिया तो मुझे लगा कि मुझे जो है उठना है, जागना है यार, शो करना है। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपने पहले तो हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपको भी ईद मुबारक। वैसे इस ईद के हवाले से अगर देखा जाए तो इस ईद की तैयारी तो जानवर के सोचने से जब शुरू होती है बच्चों में कि जी जानवर लेना है, जानवर लेना है, ये गहमा गहमी जब से शुरू होती है, फिर उसके बाद
जब मार्केट में जाया जाता है, मंडी में जाया जाता है, तो वहाँ जाके पता चलता है कि जी अच्छा इस बार कैसा एक्सपीरियंस था कोरोना की वजह से? क्या वाकई जो है जानवर जो है मवेशी मंडी में महंगे थे? क्या नजर क्या आया? देखेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया कोरोना के एडवांटेज के तौर पे कि जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन दोबारा से हुई कि भी अब लॉकडाउन कर दिया जाएगा 8 दिन के लिए पहले, हाँ पहले कुछ नरमी कर दी गई बात, तो उसमें लोग काफी कॉन्शियस थे इस बारे में कि जी अगर लॉकडाउन लग गया तो हम जानवर कैसे परचेज करेंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड जानवर सेल हुआ है और लोगों ने कुर्बानी, और जाहिर सी बात है एक तो वैसे ही इश्तियाक होता है लोगों का जी हम ये सादत हासिल कर लें, सुन्नत इब्राहिमी है तो उसको हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अदा करूं, चाहे वो छोटा जानवर ले या बड़ा जानवर ले। तो ये बेसिकली मैं समझता हूं कि एक हमारे लिए मुसलमानों के लिए बीइंग एक ऑनर है तमाम लोगों के लिए कि हमें ये मौका मिलता है। और अच्छा, इस दफा माजूद के साथ एक और चीज आपने नोट अगर की हो, बड़ा जानवर ज्यादा लोगों ने किया कुर्बान। जी जी ठीक है, पहले जो है ऐसा नहीं होता था, कुर्बानी इसलिए ज्यादा हो गई ना, जी जी लोग शामिल हो गए और अच्छा हो गया। ज्वाइंट जो फैमिलीज हैं उन्होंने इकट्ठा ही एक बड़ा जानवर लिया, जिससे पूछो जी हमने बड़ा जो जानवर ले लिया तो ये ज्यादा अच्छा हिस्सा डाल दिया। ये चीज बहुत अच्छी थी, इस बात देखने में आई, इस वजह से ज्यादा लोगों ने कुर्बानी की इस दफा। डेफिनेटली कोविड की वजह से हर बंदा परेशान था, तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं थोड़ा सा नेकी में आगे बढ़ जाऊं, शायद मेरी कोई ऐसी अदा अल्लाह को पसंद आ रही है। किसी की भी जो बंदा कुर्बानी करता है कि मे बी उसके तवस्सुल से हम दोबारा इस जो वबा है इससे निजात हासिल कर लें, तो ये एक हमारे लिए रहमत भी है। अब दुआ तो यही की है सब लोगों ने, हम भी कोशिश यही दुआएं कर रहे हैं अभी भी कि हम इससे निजात हासिल कर लें। और ईद तो डेफिनेटली बच्चों के लिए होती है, ईद के जानवर लेकर वो घूम रहे होते हैं गली मोहल्लों में, और फिर उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो फिर उनके जो हमदर्दी वाले जो जानवरों के साथ सिंपैथी और अटैचमेंट वो बहुत देखने में मिलती है। मुझे बड़ा दुख होता है तो कुछ बच्चे देखना भी नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें वो आप कुर्बानी करेंगे तो वो ज़िबा करेंगे तो हमें बड़ी तकलीफ होगी, वो नहीं देखते। और कुछ बच्चे खड़े होकर स्पेशल शौक के तौर पर होते हैं बच्चे के, वाकई जैसे मेरी बेटी इस तरह के अल्फाज नहीं, मैं नहीं देख सकती बेचारे आप लोग ये करते हो, क्यों करते हो, तो इस तरह तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ना बच्चों को बताता है कि वजह क्या है, तो क्या इंसानों को कुर्बान कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो है जो सुन्नत इब्राहिमी है वो पूरी एक स्टोरी जो है बच्चों को बतानी चाहिए, आप लोगों को बता क्यों करते हैं हम कुर्बानी, जो इस तरह के बच्चे करते हैं। कुछ तो बच्चे बड़े खड़े होते हैं, शौक से देख रहे होते हैं, जब जो है बकरा या जानवर ज़िबा हो रहा होता है तो खड़े होते हैं, सेल्फी भी बनवा रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह मजे की बात है, सोशल मीडिया पे देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है जानवरों के साथ जो है उनके साथ लेटे हुए हैं, प्यार दिखा रहे हैं, कोई नई चीजें इस बार देखने को आई है? हाँ जी, बहुत सारी, थोड़ी नई चीजें नहीं। अच्छा, ये था कि हम लोगों ने बकरे लिए तो जो मेरी एकेडमी के बच्चे हैं वो ज्यादा एक्साइटेड थे और 2-3 दिन तो वो ले के घूमते रह गए, मतलब सारे बच्चे। और पता चल रहा था कि ये शम्मा इलम की कहीं पलटून आ रही है और कहीं जा रही है माशाल्लाह से इतनी रौनक मेरे बच्चों ने लगाई हुई थी। और मेरे बच्चे वैसे हर इवेंट पे, हर कोई मौका ऐसा जाता नहीं है कि जब हम लोग इंजॉय ना करें। पलटून कितने बच्चों की थी ये बताओ? माशाल्लाह से कुछ बच्चों ने तो ये था कि जो ज्यादा मुस्तहिक बच्चे हैं वो तो 30 से 35, जिनमें से 30 तो पक्के होते थे ना रोजाना। हाँ जी, 2 से 3 दिन ना उन्होंने तो पक्के वो गली में घूमना है, बकरों को लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये उन्होंने रूटीन बनाई हुई थी ना, और अच्छा भी लग रहा था और पता चल रहा था कि ये कौन से बच्चे जा रहे हैं और कौन से आ रहे हैं और ईद वाले दिन भी तकरीबन मेरे साथ ही थे बच्चे। ये था कि हमने पिक्स वगैरह नहीं बनवाई ना, इतना टाइम था। आपको पता है कि सबसे पहले आपको पता चलता है कि कौन सी पिक्स लगी हुई है और आज साइमन ने क्या किया क्या नहीं किया। जो है झोपड़े वाले जो है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ भी हम लोग गए हैं जी, बिल्कुल वहाँ भी गए हैं बाकायदा से। जो मतलब अक्सर तो ये है कि झोपड़ी वाले पलटूनों की शक्ल में निकल आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे मतलब जो हमारी नज़र में थे कि उन्हें भी हम लोग गोश्त दे के आए हैं बाकायदा से, उनसे मिल के आए हैं, बच्चों के साथ मतलब टाइम स्पेंड किया है हम लोगों ने, तो उनके साथ भी गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो कोविड-19 था ये छोटी ईद तक तो महदूद था, लेकिन इस दफा नहीं पता चल रहा था। अच्छा, किसी ने कुछ फील भी नहीं किया। जब बात की जाती है तो ये अपनी लाइफ से बड़े ही मुतमईन होते हैं, हम लोग की तरह नहीं होते ये लोग, है ना। हम लोग को जितना मिल जाए हम लोग नाखुश नजर आते हैं, ये हकीकत है, मैं सच्ची बात बता रही हूँ आप लोगों को। जब आप किसी झोपड़ी वालों से मिले तो वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, शुक्र कहेंगे, और फिर कभी भी उन्हें ऊपर का नहीं सोचा, बस गुजारा हूँ, इतना ही उनकी इतनी ही सोच होती है। जी बिल्कुल, वो मतलब अपनी एक झोंपड़ी तक ही उनके सारे ख्वाब, सारे ख्याल वो झोंपड़ी से निकल के झोंपड़ी में बस झोंपड़ी तक ही महदूद रह जाते हैं। मतलब ये है कि उन्हें हो कि ये बारिश आ गई है, हम हमारे खेमे भीग गए हैं, डूब गए हैं,
तो अब हम खेमा कहाँ पे लगाएं, अब हम खाना कहाँ पे बनाएं, मतलब उनकी इससे ऊपर सोच नहीं है। वो उन्हीं उसी जगह पे रह के अपनी खुशियाँ अपने गम वहीं के वहीं सारे मतलब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुश है। इतने बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब उनके चेहरों पे ऐसे खुशियाँ आया हैं। तो वाकई ये सही बात है आपकी कि हम लोग दौलत से ये खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल यही बात हो रही थी। वो झोपड़ी वालों को आप बिल्कुल देखें, मुतमईन वो मुतमईन सोते भी हैं और खुश भी हैं और जितना मिल गया उस पर कनात भी कर लेते हैं। ये चीज बड़ी ज्यादा ख्वाहिशात, ज्यादा चीजों के पीछे भागने में फिर हम लोग नाखुश ही नजर आते हैं यार। हालांकि हम भागते जाएंगे आगे और आगे जाने की है, सब कुछ अल्लाह दे भी रहा है, फिर तो यार इससे अच्छा मिल जाता तो क्या होता यार, ये नहीं हुआ, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरा ग्रेड नहीं बढ़ रहा, यानी इन टेंशनों में ही हम लोग घूमते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब शुक्र हमारी जिंदगी में कम हो गया है। हाँ, और आगे से आगे निकलने की वास्ता खुदा में। लेकिन जितने छोटे लेवल के लोग हैं, जितना छोटा तबका है, मतलब ये है कि उनके मैंने कनात भी देखी है उनकी, यानी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके जुबान पे हर टाइम होता है कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, मुतमईन हैं। और आप यकीन करें आयशा कि ऐसे लोगों से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ कि जो मतलब वाकई ही ऐसे टूटे फूटे उनके घर, मतलब मिट्टी से बने हुए, वो मिट्टी भी जगह से वो ईंटें उखड़ी हुई हैं और वो इतने खुश, इतने मुतमईन है कि मतलब ये है कि वो उनकी खुशी बता नहीं सकते हम जितने वो खुश और मेरी खुशी भी बता नहीं सकते क्योंकि मैं जा रही हूँ किचन में और आपको पता है ईद के 2 दिन में 1 दिन में किचन नहीं गई, 1 दिन में भी घुसी नहीं घर में। और जो है मैं सोच रही थी यार इस बार जो है कुछ भी नहीं बना रहा बस गोश्त बांधा है। आपका वेट कर रहा है। अब मैं जो है बिल्कुल किचन में जा रहे हैं, हबीब कुकिंग ऑयल के हम किचन में जा रहे हैं, हबीब कुकिंग बनारसी के किचन में जा रही हूँ और मैं और तनवीर भाई आ चुके हैं। ईद मुबारक तनवीर भाई। खैर मुबारक तमाम भाइयों को जो देख रहे हैं उनको भी। कैसे हैं आप? सुन रहे हैं उनको भी ठीक ठाक। ये बताएं कैसी गुजरी ईद? और आज भी ईद का दिन है और आज आप तो आज शुरू हुई है। तबीयत जो थी वो खराब थी मेरी तरह डाउन, लेकिन मैं तो भाग कर आया हूँ मेरी आवाज भी आप देखी होगी। जुकाम हो गया, खांसी तो नहीं हुई ना आपको? खांसी तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा जुकाम हो गया, अल्लाह आपको सेहत दे और जी बिल्कुल आपकी उम्र में इजाफा करे और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। आपके जो है ना, आप भी किचन की रौनक है, जैसे कि रौनक है ना हबीब कुकिंग ऑयल, तो जो सेहत और लज्जत से भरपूर है हबीब कुकिंग ऑयल है। और जनाब ये सोयाबीन, कनोला और सनफ्लावर का ब्लेंडेड ऑयल है। तो जैसे कि ये ऑयल जरूरी है ना, तो वैसे आप भी बहुत जरूरी हैं। तो भाई अच्छा, तो प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो पावर है वो तो आप है, आप नहीं आती तो प्रोग्राम बिल्कुल हो जाती तो आज मेरा हाल भी यही था। तनवीर भाई जब मैं स्टार्ट लिया ना तो आप मुझसे पूछे अस्सलाम वालेकुम, ऐना ढिल्ला, फिर मुझे याद आया होश में आ जा शो कर रही है तो फिर मैं जागी तो यही हाल है ना, ईद के तीसरे दिन जब आप आते हैं तो यही हाल होता है। यही देखें जब आप ऑफिस में जा रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो आप भी ऐसे सीट पर बैठे होंगे यार सारे घर में इंजॉय कर रहे हैं और हम जो है काम शाम कर रहे हैं। तो यही होता है यार, सारे घर वाले सो रहे थे, मजे कर रहे थे और जब मैं निकल रही थी तो मैं हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। अच्छा तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, वक्फे के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं तनवीर भाई से कि आज क्या बनाया जा रहा है। जी वेलकम बैक। यहाँ से कहीं से आवाज आ रही क्योंकि आयशा गिलास का पानी गिलास का पानी का गिलास लेने गई थी। तो आज यही हाल होना है, ईद के तीसरे दिन आप मुझे बुला लेंगे आयशा आके ड्यूटी करो, तो आयशा ने यही कुछ तो करना है, ध्यान डालने आज तो क्यों ना बताए पहले चिकन क्या बन रहा है, फिर उसके बाद ना दिल चाह रहा है कुछ सुन लिया जाए कोई। हाँ जी, आज हम चिकन जिंजर बना रहे हैं। ठीक है, प्यारी सी छोटी सी रेसिपी के साथ चिकन जिंजर। ठीक है, क्या रेसिपी है, कितनी चिकन दरकार है, कुछ बताएं। ये हमारे पास तकरीबन होगी 1 पाव से ज्यादा है। ठीक है जी, 400 ग्राम तक होगी। ठीक है, और हमारे पास इसमें से दही है, दही हम आधा डालेंगे। ठीक है, तीसरा हिस्सा जिंजर है, कटी हुई मिर्च है और ये 4 टमाटर है हमारे पास कटे हुए। जरा ग्रेवी जरा बेहतरीन बन जाएगी, जबरदस्त। ठीक है जी, बाकी वही मसाला जाते हैं, नमक है, मिर्च है, जीरा है, ये सारी चीजें जो है कि हम इसमें डाल के हम बेहतरीन तरीके से इसको पकाएंगे और खाएंगे। आज खाएंगे, आज हम यहाँ ईद मनाएंगे। कितनी मजे की शायरी बन गई, पकाएंगे खाएंगे और यहाँ ईद मनाएंगे। कैसे भाई, वाह वाह बोल दे, क्या सुना दे आयशा अली साहब आपसे सुनते हैं, कुछ सुनाए, कोई गुनगुना दें आज तो गुनगुनाए और इनसे माहौल बनाएंगे। हाँ
किचन का माहौल जरा अच्छा हो जाएगा, है ना, किचन का माहौल अच्छा हो जाएगा। तो हम ये भी बताएं, मुरझाए हुए हैं, चलो नहीं किचन का माहौल आपके आने से भी अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो मुझे अगर कहा जाए आयशा तो बनाओ, तो फिर मैं तो खप डाल देती हूँ, ये कहाँ है वो कहाँ चीज, ये तो किचन में भी यही होता है बात। किचन हालांकि मेरा अपने उसमें होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे ढूंढनी पड़ती हैं। कम जाता है ना जो बंदा, उसको ढूंढनी पड़ती हैं चीजें, कहाँ पड़ी हैं कहाँ रखी हैं, ये मसला हो जाता है। तो चिकन जिंजर में जो मेन है वो ये अदरक है। हाँ जी, जिंजर है, अदरक है, बेसिक। ये तो हम अभी नए नए स्टाइल आ गए। हाँ। बेसिक जो होता है वो चिकन लो होल वाला, साबुत वाला, ठीक है, उसके पीस बनाओ, उसको पच लगाओ छुरी के साथ, ठीक है, पच लगा के हाँ। उसके अंदर जो है कि काली मिर्च जो होती है साबुत, वो उसके अंदर भर के, ये जिंजर भर के, ठीक है, उसको रख दो। अब मुझे बताएं, ऑयल गर्म हो गया, हबीब कुकिंग ऑयल का ऑयल मजे मजे का लग रहा है, गर्म हो गया, और इसमें अदरक लहसुन का एक भर का चम्मच डाल देंगे, ठीक है। हाफ कप जो है कि इसमें ऑयल है, ठीक है, 1 स्पून डालना है आपने, 1 चम्मच डालना है भरकर, और फिर इसको आपने हिलाना है, ठीक। अरे है क्या खुशबू आ रही है, वाह जी वाह। आज मैंने नाश्ता नहीं किया, ये मैं बता दूं कि रूटीन वाले लिए बंद है ना, मेरे लिए बंद है ना। आप 10-12 नान मंगवा लें। आयशा 10-12 नान, अगर मैं इतना ज्यादा खाती तो आप सोच लेंगे कितनी हेल्दी और मोटी हो जाती, ये देख लें। पर नहीं खाती, बात तो ये कम खाती हूँ। अच्छा, तो आपने डाला इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जी ठीक है। ऑयल पहले डाला, हबीब कुकिंग ऑयल, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा ब्राउन करना है, और फिर हमने इसमें चिकन डालनी है। हाँ जी, इसके अंदर चिकन डाल देंगे, ठीक है। अच्छा साइमा, क्या क्या बनाया, बताया नहीं। हाँ यार साइमन, तो बस बता दो ना यार, क्या क्या बनाया। बनाया तो बहुत कुछ, लेकिन खाया नहीं ये गया। तो हम पूछ लेंगे, हमारे साथ बैठे हैं हमारे मुमताज भाई, तो आप बताएं आपने क्या बना के खिलाया मुमताज भाई। मैंने फर्स्ट में, आपको पता है, स्टार्ट में कलेजी ये साहब बना के देते रह गए और मैं बनाती रह गई। और अच्छा, पहला स्टार्ट ऐसे ही होता है हर घर में कलेजी से, बिल्कुल चाट मसाले के साथ। बिल्कुल, जब हमारे वो भाई लोग कसाई भाई बैठे होते हैं तो वो भी इंतजार में होते हैं कलेजी बनेगी, क्योंकि वो जल्दी से बन जाती है, और खाने वाले ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया होता है कलेजी की आस से। बिल्कुल। तो इसीलिए स्टार्ट में कलेजी बनी, उसके बाद कढ़ाई बनी, उसके बाद जी शाम तक तो फिर ऐसे ही, मतलब हम लोग। साहिबा, लगता है तुम खाना देखती हो, खाती कम हो। हाँ बिल्कुल आयशा, मेरी सेहत देख के आपको लग रहा होगा ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और शेख मुमताज साहब आपको लग रहा होगा कि खाते यही है सारा। बताए अब क्या चक्कर क्या है। ऐसी बात नहीं है, देखें वो कहते हैं खाया बहुत कम लोगों को लगता है। हाँ, ये ऐसे है ये। हाँ ये खाते तो सारे हैं, लेकिन नजर कम आता है। कुछ हवा भी खाते हैं तो लग जाता है उनको। हाँ, अच्छा जी, मिसालें बता रहे हैं हमारे कभी भाई, बताएं क्या क्या डाल रहे हैं। हमने चिकन डाल दी है, हाँ जी, ठीक है, और हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, ठीक है, ठीक है जी। थोड़ी सी हल्दी टच, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर जो है कि लाल मसाला मिर्च डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये थोड़ा फीका फीका सा नहीं होगा अगर ज्यादा थोड़ा सा? नहीं, ठीक है। अब इसमें ग्रीन चिली भी डलेगी, फिर वो ज्यादा स्पाइसी, क्योंकि तीन मिर्चें होंगी ना, एक तो लाल वाली डाल दी, ब्लैक पेपर डाल दिया, ग्रीन चिली में भी अपना टेस्ट इसके अंदर फिर देना है, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम जिंजर, बाकी जिंजर डालेंगे ताकि जो है, और फिर इसको भूनेंगे। अच्छा, इसी तरह आप गोश्त को भी बना सकते हैं, है ना, सेम यही वे है, लेकिन अगर गोश्त को उबाल लिया जाए, थोड़ा सा बॉयल करके रख लें, ठीक है, फिर वो बेहतरीन बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो है कि जो बड़ा है गोश्त और बकरे का छोटा गोश्त है, ये जल्दी गलते नहीं है। कोशिश करें उनको कुकर लगाएं, बॉयल करें और सुकून से बनाएं। ठीक है, चलो जी, आप जारी रखें यानी अपना काम, और मैं अपना काम जारी रख रही हूँ। जब आप बना लीजिएगा तो इशारा कीजिएगा, आयशा हेलो बन गया, तो यकीनन मैं खाने के लिए पहुंच जाऊंगी, टेस्ट करके बताऊंगी। तो तनवीर भाई तो माशाल्लाह हर चीज अच्छी बनाते हैं, इसमें वो कोई शक नहीं है ना, कोई शक वाली बात नहीं है कि इनके हाथ का पका हुआ हो और टेस्टी ना हो, तो ये हो नहीं सकता। और साथ आयशा भी खड़ी हो, ये भी हो नहीं सकता कि वो टेस्टी ना बने। मैं तो कम खराब करती हूँ, मैं तो बातें बना के ना, तो मुझे अक्सर कहते हैं तनवीर भाई, बाद में कहते हैं आपने ये कर दिया आयशा, आपने ये डाल दिया। मैंने कहा मैं अपने टेस्ट के मुताबिक चल रही होती हूँ, जो चीज मुझे लगती है कि अब ठीक है, फिट है, तो ये आदत होती है खवातीन की, चक चक के फिर हम लोग
बात टाइम तो खाते ही नहीं है ना। यही हाल है ना कि मतलब पकाते पकाते वो इतना दिल सा भर जाता है ना कि वो दिल ही नहीं करता बाद में खाने को। लेकिन मैं है कि ये एक चीज जब एक दिन बनाती हूँ वो मैं अपनी फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि उस दिन तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ, फिर नेक्स्ट डे वो। तो अलीम साहब से थोड़ा सा सुन ले, वो बात मेरी वही रह गई, थोड़ा गुनगुना दे आप। जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बने ये बताइए। है प्यारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं चल रहा ये? फार्मासिस्ट हैं, यानी जॉब की अगर बात की जाती तो यहाँ इस पे फोकस क्यों नहीं है, क्या वजह क्या? स्कूल कॉलेज तक तो खैर पार्टिसिपेट करते रहे, तमाम जो इवेंट्स होते थे कॉलेज में भी, मगर फिर प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद जो है फिर इसका कभी सोचा नहीं? सोच लेते नहीं, सोचा तो शौक कहते हैं, जब बंदे को शौक होता है तो जॉब तो कोई बोले नहीं है, वही तो कहती हूँ। और पाकिस्तान में एक चीज ये भी है कि टैलेंट को वैसे प्रमोट नहीं किया जाता, और ये जो अलमिया है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसलिए लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी चलें, अब वो टाइम था उस वक्त किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, और अब इसे। अच्छा, ये चीज़ बहुत काउंट करती है हम सबकी लाइफ में यार। अब टाइम गुजर गया यार, वो सारे जो हमारे शौक होते हैं, इंटरेस्ट की चीज़ें होती है, पैशन जिसको हम कहते हैं, अच्छा वो टाइम जब गुजर जाता है और हम अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि लाजिम बात है रोजी रोटी के बगैर तो गुजारा नहीं है यार। पेट भरा हुआ तो हर चीज ओके है, डन है, वो चीज भी अच्छी है हमारे लिए, लाजिम बात है। भाग दौड़ किस लिए कर रहे हैं हम लोग, दिन रात क्यों भाग रहे हैं? तो लेकिन बात यह है कि ये जो शौक होते हैं इनको भी साथ लेके चले, ये बहुत कम होता है ना। तो मेरा जो शौक था वही मेरी रोजी रोटी है, मजे की बात है, तो ये बहुत कम होता है। ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी गुड लक है। हाँ, ये तो अल्लाह की बड़ी रहमत है कि इंसान का जो शौक है अल्लाह ने उसी को रोजी रोटी का जरिया बना दिया। ये तो बहुत वो लोग खुशकिस्मत है जिनको जिस फील्ड का शौक हो अल्लाह ताला उसी के अंदर उनकी रोजी का जरिया बना बना देता है। तो ये तो बेस्ट चीज होती है। और ये अलीम साहब बड़े वेरी नाइस शख्सियत है। ये शम्मा मकाई आगाही प्रोग्राम के जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ बच्चों को बड़े इंटरटेन करते हैं, वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और ये बड़ी रहनुमाई देते मतलब हैं आगे आगे होते हैं हर काम। सबसे ज्यादा मकसद है कि एक्टिव है ये। ठीक, हाँ, मकसद है कि हमारे से भी ज्यादा एक्टिव तो है। इसका जब हम बात करते हैं स्टार्ट का, तो लाजिमी बात है साइमा ने तो स्टार्ट नहीं किया, आपने ही स्टार्ट किया है यकीनन यकीनन। तो क्या सोच के ये जो है मुझे ना प्रोग्राम बचपन से ही बच्चों के साथ बड़ा एक लगाव था, उनके साथ मैं घुल मिल जाता था बच्चों के साथ स्कूल लाइफ में, फिर आगे बढ़ते हुए फिर बच्चों के साथ शुरू से मेरा बड़ा अच्छा लगाव है। शुरू से मैं असल में हमारा जो घर है ना बुनियादी तौर पर इल्मी घराना है, तो मेरी बहनें बड़ी हैं, तो मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले मेरी बहनों को तालीम दी। मेरी बहनें माशाल्लाह किसी ने डबल MA किया, किसी ने MA किया है। तो हमारा जहाँ घर है ना वहाँ जो लोग हैं ना शुरू से ही मकसद है कि बड़े कमजोर माली तौर पर रहते थे, तो उन्हें पढ़ाया। हमारे घर से पढ़े हुए आज कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर है, उस वक्त पढ़े हुए। फिर मेरे वालिद साहब खुद एक प्रोफेसर साहब हैं, वो मिस्टर मेडिकल कॉलेज के हैं, उनकी तमाम तालीमी अखराजात मेरे वालिद साहब ने बर्दाश्त किए। तमाम मकसद है कि स्कूल से लेके कॉलेज तक, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी तक। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे घर से पढ़े। अच्छा, ये बहुत कम लोगों में होता है कि अपना वो कहते हैं ना जो नॉलेज है दूसरों को जो है देना और फिर उनको इस काबिल करना कि वो जो है कि अपने पाँव पे खड़े हो सके। आयशा बिल्कुल ऐसे है कि ये बच्चों से मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो यकीन करें मेरे पास माशाल्लाह काफी बच्चे आते हैं, तो अक्सर ये होता है कि ये गौर कर रहे होते हैं, साइमा आज फलां बच्चा नहीं आया, साइमा आज फलां बच्चे ने क्यों छुट्टी की, वो 2 दिन से। हालांकि मेरे जहन में कभी नहीं होता है ये रोजाना मतलब देख के ये फलां बच्चा नहीं आ रहा, फलां नहीं आया, क्यों नहीं आया, उनके घर से पता करो। मतलब तो इतने सारे रोले होते हैं घर के, हमें तो बादाम भी खा ले तो फिर भी कुछ याद नहीं रहता। साथ ही नाज़रीन हम लोग चाह रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक मजा फिर, और बात वहीं रह गई साइमा। तो
ये बहुत अच्छी बात है यार, दूसरों को नॉलेज बांटना और किसी को इस काबिल करना। हम लोग मदद तो लोगों की कर देते हैं, किसी को 5, 10, 15 दे के, कुछ दे के, बिल्कुल तो यार ये इसका कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल, वो एक चीन की कहावत है कि किसी को मछली पकड़ से के देने से बेहतर है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दो। हाँ, तो हम मतलब किसी की हेल्प कर दे, 1 दिन का खाना दे दे, 2 दिन का खाना दे दे, 1 दिन उसे पैसे दे दे, 2 दिन, उससे बेहतर है कि उसे कुछ ऐसा हम प्रोवाइड करें जिससे उसकी पूरी लाइफ सेटल हो जाए। अच्छा, ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिर आदत बन जाती है, जैसे बचपन में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है आपको रोड पे, चौराहों पे नजर आते हैं, मांग रहे थे, बहुत मखसूस जगह पे भी नजर आते हैं वो बच्चे मुझे। तो हाँ, वो आदत है, बाजी साढ़े घर रोटी, ऐसे अल्लाह की माफ करे, मैं माजरत चाहती हूँ, पहले भी बता दो, लेकिन वो बच्चे ऐसे बोल रहे थे। और मैंने उस बच्चे को उस दिन कहा, मैंने कहा आ जाओ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी और मैं आपको रोटी भी दूंगी। बिल्कुल भी नहीं आपके साथ। तो उसके बाद वो बच्चे अहम कहते ना, वो गायब हुआ तो वो नजर नहीं आया, और पता होता है यही हो जाते हैं। तो बाजी साढ़े घर रोटी नहीं है, तो मैंने कहा तेरा अब्बा किधर गया? मतलब पढ़ने वाले बच्चों का, जिन पेरेंट्स का भी उसमें थोड़ा सा होता है और बच्चों का खुद भी इंटरेस्ट होता है, तो वो बच्चे पढ़ जाते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे भी बच्चे आते हैं, मतलब कि उनकी माओ को बिल्कुल पता भी नहीं होता है कि हमारे बच्चों ने चलो पढ़ना है, चले ये जबरदस्ती हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, हमारे फायदे के लिए पढ़ा रही है। वो उल्टा मेरे पे वो हो जाते हैं कि हमारे बच्चे इतना टाइम आप बिठा लेती हो, इतना टाइम बिठा लेती हूँ, खुद इंटरेस्ट ही पेरेंट्स का भी नहीं होगा ना, तो वो बच्चे नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ये बड़ा होता है कि बच्चे कहीं काम तो नहीं कर रहे। तो हम यही होता है जब हम पढ़ने जाते थे, इवन कि हम स्कूल में जब जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये होता है टीचर्स जो है, जब रिसेस होती है, ब्रेक, जिसको रिसेस कहते थे, हम ब्रेक कहते हैं, तो उसमें यही होता था कि जो है ना टीचर कप उठाती, चलो जी चाय के कप हमारे धोके आएंगे। हाँ जी, अच्छा, और मेरा ये हाल है कि बच्चे सारे चले जाएंगे, मैं बाद में उनकी सफाइयाँ करनी होंगी। घर की सफाइयाँ और बच्चों को देखना। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ अलीम साहब भी हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो है शम्मा इल्म आगाही प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बने, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। शम्मा इल्म आगाही प्रोग्राम के साथ जो मेरा राब्ता हुआ, वो सबसे पहले तो मैडम क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिवेट थी, तो मैं इनकी पोस्ट देखा करता था, और फिर मुझे पता था कि मुल्तान से हैं, और मैं उन दिनों में भावलपुर में अपनी ड्यूटी पे था। तो मैंने 1-2 बार मैडम को मैसेंजर पे रब्ता किया कि मैडम मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और फिर उस वक्त मैडम ने समझा कि शायद ये भावलपुर में होते हैं तो यहाँ नहीं आ सकेंगे, शायद तो ये नॉन सीरियस है शायद, तो डिस्टेंस की वजह से मे बी सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन ही ज़्यादा रहे, प्रैक्टिकली ना कुछ हो सके। और फिर सर के साथ इनकी एक फेसबुक पे तस्वीर शेयर हुई, तो मैंने इनको मैसेज किया कि मैं सर को जानता हूँ। तो और उसके बाद फिर मैडम ने कहा आप ऐसा करें, फिर आप अगर आ सकते हैं तो हमारे घर आ जाएं मुलाकात के लिए। सर से मुलाकात हुई तो सर ने चीज़ें जब शेयर की कि भी हम इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, बच्चों के लिए हम फ्री कापियाँ, किताबें, यूनिफॉर्म, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं तालीम के हवाले से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छा लगा, पॉजिटिवली मैं चाह तो रहा था कि मैं भी किसी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहूँ, परमानेंटली करूँ, रेगुलरली। तो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था इस हवाले से, और उसके बाद से ऑलमोस्ट 2 इयर्स हमें साथ हो गए हैं इस प्रोग्राम को रन करते हुए। तो मैं सेटिस्फाई भी हूँ, और कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, कि जहाँ जहाँ हम पहुँच सकें। मैं कि बाहर आउट स्टेशन में भी जाता हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे ही नज़र आती है कोई चीज़ तो अच्छा, टीम के बगैर कोई भी वर्क इस तरह का जब हम सोशल वर्क ही करते हैं, अकेला बंदा सिंगल बात से हम बहुत कुछ नहीं कर पाता जब तक एक टीम नहीं बनती एक, तो ये जरूरी है। अब ये मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये अभी छोटी ईद है रमजान शरीफ में आखिरी दिनों में, तो इन्होंने कुछ लोगों के लिए राशन भी प्रोवाइड किया। फिर इनके एक कुलीग हैं इन्हीं के ऑफिस में, फिर उन्होंने कुछ बच्चों के लिए नए कपड़े लेके दिए। ये देखे ना, जो काम है वो नजर भी आता है। इनके साथ जो लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने जो साथ अटैच लोग हैं उनसे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हेल्प कराई जाए, ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं इस मामले में। और देखिए, हम अब नए कपड़े पहन लें, आप पहन लें, सब पहन लें, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए जो हकीकी मायनों में। देखें, आप बात कर रही हैं ना, वो जो चौराहों पे खड़े होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वो तो नस्ल दर नस्ल आ रहे होते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं जो बेचारे किसी से बात भी नहीं करते हैं, या उनके बच्चों के अपने बच्चों के लिए रोटी भी नहीं मांगते, ना बच्चों के लिए सालन किससे मांगते हैं।
वो घरों में रहेंगे, बिल्कुल, वो उन लोगों का ख्याल करना वो हमारा अव्वलीन फर्ज है। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें नजर आते हैं जहाँ जो है बहुत सारे पेरेंट्स, पिछले दिनों में एक वालिद साहब ने खुदकुशी कर ली, 2-3 बच्चे भी थे, उनको भी साथ जो है, तो जब वो नीट नहीं, तो ये प्रोफेशनल बैगर्स नहीं होते। अगर ऐसा होता तो उनको क्या जरूरत थी, वो तो मांग लेते किसी चौराहे पे जाके, किसी जगह पर जाके, किसी सड़क पर जाके। ऐसे लोग ज्यादा तो ऐसे लोग ज्यादा मुस्तकिल होते हैं, जो कि उनको एंड कुछ भी नहीं नजर आता यार, एंड वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम सबकी नजर होनी चाहिए यार। नहीं देखे ना, जैसे आपने बात की टांग रखते हैं, हाँ, वो तो टांग उनकी पूरे साल होती है, चलो हमें कुछ आके दे दे। बड़ा प्यारा, देखे ना, सराइकी के जो अल्फाज है वो तो समझो क़यामत तक उसी तरह कायम और दायम रहेंगे। जैसे शाला सेहत दी बादशाही हो गई, हाँ, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये वाला पत्र दी खैर हो गई। मकसद है कि ये ऐसी चीजें हैं, ये नहीं सायमा ने कुछ सीखा है आज, सायमा तो नहीं बुलवाते हैं, आज तो हम बुलवाएंगे। बादशाही हो गई, मैंने पूरा सराकी में देना है। सायमा को सराकी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो बंदा जिसको मियां सराकी बोलते हैं और है भी सही। तो सायमा क्या सीखा? आयशा, मैंने बहुत से ऐसे वर्ड नहीं यार, मैं जुमला नहीं पूरा बोल पूरा सकती हूँ। बताओ, खुदाफिज करना है कैसे करोगे, कोई चीज ऐसे तो मैसेज 10 सराकी में आ दो। अच्छा, हाँ, साइकिल में 2 सराकी में जल्दी। आयशा, आयशा थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आयशा, मैं मैसेज भेज दूंगी। ये देखिए आयशा के साइकिल में नहीं दूंगी, फिर सराकी में दे आयशा ने रख दी है। वो तो मैं दे दूंगी ना, कि वो ये मुझे दुआ बड़ी पसंद है कि शाला सेहत दी बादशाही हो गई, लेकिन मैसेज ये दूंगी कि हमें एक दरिया की मानिंद होना चाहिए, जहाँ जहाँ से हम गुजरे वहाँ से अपने निशान छोड़ते जाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सायमा हमारे साथ थे, शेख मुमताज रहमान हमारे साथ थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अलीम साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चली तनवीर भाई के पास, आपका भी शुक्रिया आयशा, बहुत मजा आया। थैंक यू जी जी तनवीर भाई। तो चिकन जिंजर बना रहे हैं और कहाँ तक पहुंची है अभी? तो तैयार हो चुका है। वाह जी वाह। अभी हम डिस्प्ले करेंगे। हबीब कुकिंग ऑयल में बनाया, जो कि क्योंकि दिल का मामला है तो फिर आपने हबीब कुकिंग ऑयल यूज करना है। खानों में डालें, फ्राइंग में डालें, आजकल तो सारी चीजें बन रही हैं, घरों में कुकिंग ही कुकिंग हो रही है। तो हबीब कुकिंग ऑयल और बनास्पति का इसको इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि दिल का मामला है, सेहत का मामला है और ये कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाता है, तो आपने इस्तेमाल करना है हबीब कुकिंग ऑयल। तो जी बना लिया है, तो दिखा दें हमारे नाज़रीन को कैसा बना है चिकन जिंजर। गरम है तो टेस्ट करने की तो मैं जहमत नहीं करूंगी, फिर मेरा मुंह जल जाएगा। जी बाय। ठीक हो गया जी, ये तैयार है, ये हो गया तैयार। मैं डाल रही हूँ। नहीं प्लेट खराब हो जाएगी ना। चलो जी, हम जरा थोड़ा सा इसके साथ जल्दबाजी नहीं करते, हाँ प्यार से जरा इसको डाल लेते हैं। वाह जी वाह, चिकन जिंजर तैयार हो गया और मजे मजे का। और साथ अगर नान हो तो मजीद डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन छोटे से वक्फे पर, तो कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और ईद पर बहुत बहुत गोश्त खाया, और अभी तो ईद जारी और सारी है। कहीं ठीक है कोरोना है, उस तरह का घूमना फिरना तो नहीं है, लेकिन क्लोज जो रिश्तेदार हैं उनके घर तो आप जा रहे हैं और वहाँ भी गोश्त खा रहे हैं। कुछ और तो होता नहीं इस ईद पर, तो अक्सर लोग जो है ससुराल भी जा रहे हैं, कुछ बहनें मैके भी जा रही हैं, तो बहुत सारे लोग तो जो है बहुत खा रहे हैं। और उसके बाद आजकल जो शिकायत चल रही है वो गैस्ट्रो की चल रही है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं पेट में दर्द है, ये हो गया वो हो गया। तो इस हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आजकल डॉक्टर नहीं मिलने वाले। जी बिल्कुल, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने ही प्रोग्राम में डॉक्टर्स को बुलाएं, डॉक्टर साहब को बुलाएं और उनसे पूछें कि कितना गोश्त खाना चाहिए और क्या गोश्त कितनी अफादियत है, गोश्त की कितनी अहमियत है और कितना कम खाना चाहिए, ये जरूरी है, कितना और कितना कम खाना चाहिए। तो मैं मिलवाती हूँ आपको प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकमल साहब से, जो कि माहिर अमराज दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर, इनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ईद कैसे गुजर रही है? गुजर रही है आपके सामने। तीसरे दिन आ गया, नहीं खाया मैंने, अभी तक नहीं खाया, चखा है, टेस्ट जरूर किया। तो ये चखने तक होना चाहिए या रज के खाना है, ये बताएं, गोश्त कितना खाना है? देखिए, बहुत सबसे पहले मैं आपका और चैनल का और आपके नाज़रीन का
बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक देना चाहता हूँ मुबारक। और आपको शुक्रिया कि बड़े अहम मौजू के लिए आपने ये टॉक अरेंज की है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक गोश्त है ये एनिमल सोर्सेज में हम ये कहते हैं कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन B12 है, वो इसमें शामिल है, जो कि आजकल कोरोना के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि जो इम्यून बूस्टर चीज़ें शामिल हैं। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। कुदरत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जो रेड मीट है उसका जो सोर्स है उसको एक हद में इस्तेमाल करना है, यानी कि और कुछ पाबंदियां भी हैं कुछ लोगों पर जो हेल्दी हैं उन्होंने कितना इस्तेमाल करना है, किस तरह करना है। जो लोग हेल्दी नहीं हैं, शुगर का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, दिल की तकलीफ का शिकार हैं, जोड़ों के दर्दों के शिकार हैं, या मोटापे का शिकार हैं, या दूसरी उनको तकलीफ हैं गुर्दे की या दूसरी, तो उनको बहुत ख्याल करना है। तो इस सिलसिले में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और जैसे आप फरमाएंगे हम इसको कैरी ऑन करते जाएंगे। ठीक है, तो जरा आपके हवाले से बात पूछते थे, आपसे पूछते थे आपकी ईद कैसे गुजरी। प्रोफेसर भी है, डायरेक्टर हेल्थ एडवाइजर्स भी हैं और ईद पे ड्यूटियां भी हैं आपकी, तो क्या कैसे ईद गुजर रही है आप बताएं। जी ईद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन एक जो एक पेंडेमिक जो आया हुआ है जिसने पूरे अर्ज के मखलूक को मुतासिर किया है, लाज़मी बात है कि इसमें वो एक एप्रीहेंशन का आंसर तो शामिल है। तो लेकिन बहरहाल ये एक मुसलमानों के लिए अतिया खुदाबंदी है, खुशी के दिन है हज की निस्बत से, उस अजीम कुर्बानी की निस्बत से जिसको तमाम मज़हब आलम ने अपनी किताबों में जगह दी है, उसके हवाले से तो हमारे लिए बड़े यानी कि मजहबी दिन है और खैर के दिन है। और लाज़मी बात है कि हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी भी करता है और फिर ये कि गोश्त को जैसे हुक्म दिया गया है कि गुरबा में तकसीम किया जाए, दोस्त अहबाब में तकसीम किया जाए, रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए, तो उस हिसाब से जो है और अपने इस्तेमाल के भी रखा जाए। तो ये है कि मैं ये नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि जो फ्रेश जो मीट जैसी आप कुर्बानी करते हैं, जो एक आप भाव वाला जो गोश्त होता है, कुछ लोग फौरन ही उसको इस्तेमाल करना शुरू कर कुक कर देते हैं, कुक कर देते हैं। नहीं करना ये बताएं, क्यों नहीं करना, कितना देर से करना ये बताएं, क्योंकि फौरन जब आता है, जब जिबा हो जाता है जाना, तो सबकी यही फरमाइश है जल्दी करो जी, कढ़ाई बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, क्योंकि एक एपिटाइट का जो सेंटर है वो बड़ा एक्टिवेट हुआ होता है हर किसी का, सोच के कि कुर्बानी होगी, ये बनाना है वो बनाना है, तो वो जो ब्रेन सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं। तो हर शख्स कहता है कि फौरन बनाया जाए, तो उस जल्दी में होता ये है कि उसको एक टेम्परेचर देना चाहिए। जो स्लाटर किया, कुर्बानी किया है एनिमल, जो मीट बनाया है, उसको एक टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लाना बहुत जरूरी है। फिर जल्दी में जो कुकिंग की जाती है वो कुकिंग प्रॉपर नहीं होती, मसाला जात का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं होता, और जल्दी में लोग जो है फिर ये है कि खाने के भी जो आदाब होते हैं वो इश्तिहा में वो यानी कि भूल जाते हैं लोग और ओवर ईटिंग कर बैठते हैं फिर कच्चे में। तो उससे ये होता है कि जैसे आपने फरमाया गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, वो सबसे पहला कि जो आंतों की सोजिश है वो होती है, पेट भर जाता है, उसके बाद ये मतली होती है, उल्टियां आती हैं और पखाने वगैरह जो होते हैं वो उसका इस्तेमाल है, तो वो उससे फिर यानी कि एक दूसरी एमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, इंसान में फ्लूइड की कमी हो जाती है और बाज़ हालात में अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो एमरजेंसी सूरत हाल। शाम में टिक्कियाँ बन रही होती हैं कच्चे गोश्त की, वो वैसे तो टिक्कियाँ बनती नहीं है, तो फिर सब तल के जो है खा रहे होते हैं, ये तो बहुत तकसीन होता है। दोपहर को खा लिया, शाम को गोश्त खाना है, चावल पकड़ा है, पुलाव, वो भी गोश्त, हमारा तो ऐसे होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही खाता है इंसान, लेकिन इन दिनों में तो ऐसे हम बिहेव करते हैं कि जैसे हमने कभी नहीं खाया। तो हाँ, तो ऐसे एक हौसले के साथ अगर खाया जाए तो फिर वो जो सेहत की इलामत है, जैसे मैंने भी पहले बताया कि एनिमल सोर्सेज में जो मीट है ये बहुत यानी कि प्रोटीन का सोर्स है, विटामिन्स का सोर्स है, उसके बाद जो इम्यून बूस्टर है ये। लेकिन अगर इसको इसकी जो हेल्थ जो बाउंड्रीज हैं उसमें रह कर इसको खाया जाए, इस्तेमाल किया। तो भाई लोग हौसला रख के खाओ, गोश्त कहीं भागा नहीं जा रहा। ये बिल्कुल सही बताया। अब बन गया तो हिस्से बन गए तो तसल्ली से खाओ, ये नहीं कि फ्रेश है तो आज खाया कल खाया,
صبح کھایا شام کھایا, جب دیکھا جی یہ بنا لو پائے آ گئے ہیں, تو ساری چیزیں آپ نے ہی کھانی ہے. لیکن ران بن گئی, اچھا ران, یہ ساری چیزیں تو گوشت ہی گوشت چل رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ. ہر ڈش کا نام چینج ہے پر جو ہے آئٹم جو ہے وہی گوشت کا ہی ہے یار, کھا تو گوشت ہی رہے. پھر کہتے ہیں کہ گیسٹوں کے حوالے سے بات کی جائے, لاہوری بھائی میرے اسپیشل جو جن کو میں کہہ رہی ہوں جانتے ہیں, تو کم کھایا کریں نا یار, اتنا گوشت نہ کھائے. یہ میں گیسٹوں کے حوالے سے ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ چاہیے جس میں جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ اگر اسی طرح جو ہے اچانک ہی باڈی کو بوسٹ کریں گے آپ میٹ کے ساتھ, تو یعنی کہ اباؤٹ 56% میں یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ برین انفلمیشن کا خطرہ ہوتا ہے, اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے, خصوصاً وہ لوگ جو کہ شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, یا یورک ایسڈ کا جوڑوں کا درد کی تکلیف میں ہیں, یا دل کے مریض ہیں. اگر وہ اس چیز کو اس طرح کریں گے تو خطرات ہیں کہ ان کو اسٹروک کا, جسے ہم فالج کہتے ہیں, یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے, یا بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے, یا ایون شوگر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, اور اس کے جو گردے پر اثرات ہیں جسے وہ نہایت مہلک ثابت ہو. اچھا اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب گوشت کی روٹین وائز, یا اب تو بہت آگے میں مانتی ہوں جب یہ قربانی عید قربان آتی ہے تو گوشت کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے, ہماری باڈی کو کتنا ضرورت ہے گوشت کی, اور کتنی مقدار میں یا روٹین وائز ہمیں کتنا گوشت کھانا چاہیے. زیادہ کھانا یقیناً نقصان دہ ہے, گیسٹرو ہو گیا, پیٹ کے مرض ہو گئے, اور جس کو بلڈ پریشر ہے, جس کو شوگر ہے, تو ان کے لیے, جن کو گردوں کے مرض ہے یا امراض ہے, ان کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوتا. ان کو کم ٹیسٹ کرنا چاہیے, لیکن کتنا کھانا چاہیے سب کو یہ بتائیں. روٹین وائز صحت کے لیے کتنا ضروری ہے میٹ جو ہے, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے جو انسانی جسم بنایا ہے اس میں ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے گروتھ کے لیے, موومنٹ کے لیے, جسے ہم پروٹینز کہتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں, اس کو لپڈس کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں ان کی ہمیں وائٹامنز ہیں, ان کی ہمیں امینو ایسڈز ہیں, ان کی ضرورت ہے باڈی کی گروتھ کے لیے, موو آن کرنے کے لیے. اب اس میں ایک چیز پروٹین کا جو سورس ہے, اینیمل سورس جو ہے, میں دوبارہ اسٹریس کروں گا, اینیمل سورس جو ہے اس میں گوشت شامل ہے. لیکن گوشت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر زندگی نہ گزاری جا سکتی ہو. یعنی کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو فائدہ کی بجائے نقصان دے رہی ہو, تو وہ اب دوسرے پروٹین کے دوسرے سورسز بھی ہیں. دوسرا جو لین میٹ ہے, وائٹ میٹ جسے ہم کہتے ہیں, چکن کی صورت میں ہے, فش کی صورت میں ہے, ایگ کی صورت میں ہے, اس کو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی دالیں جو ہیں, پلسز جسے ہم کہتے ہیں, وہ بیسٹ سورس ہے پروٹین کا. وہ لوگ جیسے آپ نے جن ابھی عوامل کا ذکر کیا ہے, تکالیف کا ذکر کیا انسانی, جو لوگ اس میں مبتلا ہے ان کے لیے گوشت ضروری, ان کے نقصان دہ ہے, تو ان کو بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. ان کو دوسرے جو ڈاکٹر کے مشورے سے, اپنے جو اسپیشلسٹ کے مشورے سے ایسے سورسز کا انتخاب کرنا چاہیے فوڈ کے معاملے میں جو ان کی وہ کمی بھی نہ ہونے دے, ان کو فائدہ پہنچائے. بالکل. اچھا ایک زمانہ تھا جب سبزیاں اور دالوں کی اہمیت پہ بہت زیادہ بات کی جاتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے کھانی ہے, تو اب جو ہے اتنا نہیں ہے. بچے لوگ شوق سے نہیں کھاتے, گھر میں بنتے نہیں. میں اپنی بات کروں تو میرے بچے بھی شوق سے نہیں کھاتے, تو مجھے زیادہ تر جو ہے میٹ کی طرف جانا, اور میٹ میں بھی جو ہے میرے بچے زیادہ تر چکن ہی کھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا ضروری ہے کہ اور چیزیں بھی جو ہے شامل کرنے ہیں ڈائٹ میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے؟ ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اپنی میڈیسن, بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اور اللہ تعالیٰ نے جو توازن کا نظام اپنی کائنات میں اور انسان جسم میں قائم کیا ہے, وہ ہی صحت کا بہت بڑا اصول ہے. اگر اس کو مینٹین مینیج نہیں کیا جائے گا تو پھر ہر چیز آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گی. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں پروٹین چاہیے تو ہمیں دوسری چیزیں بھی چاہیے, وائٹامنس بھی چاہیے, امینو ایسڈ بھی چاہیے, دوسری جو امپورٹنٹ کاربوہائیڈریٹس بھی چاہیے. تو وہ اپنے اسپیشلسٹ کے مشورے سے یا ڈائٹیشین کے مشورے سے آپ اس کا ایک مینیو ارینج کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کہ آج ان کو کیا دینا ہے, کل کیا دینا ہے. اور جو سورس آف اگر میٹ بھی ہو تو ہمیشہ کیئرفل رہیں کہ سورس آف میٹ ہیلدی ہو, کیونکہ آج کل ہم جیسے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ابھی تو ہم قربانی اپنے سامنے کرتے ہیں, لیکن جو بازار سے ہم چیزیں خریدتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا سو بیمار تھا, جانور بیمار تھا, یا ایسی اطلاعات بھی ہیں کھایا کیا, ہم نے کھایا کیا, یہ بھی بہت چلا ہے نا کہ یہ کھلا دیا گیا, فلاں کا کھلا دیا گیا, تو پتہ نہیں کس چیز کا گوشت کھا رہے ہیں. کیونکہ جب وہ شامیں بن کے آ رہی ہوتی ہیں, کڑھائیاں بن کے آ رہا ہے, تو گوشت ہوتا ہے, ذائقہ آیا, مسالہ آیا, تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کیا بن کے کھایا.
तो जरूर ये तो बाहर अक्सर मरीज में ये कहते हैं कि डॉक्टर अच्छी फैमिली के डॉक्टर साहब हर चीज अच्छी खाते हैं, हाँ, हम क्यों बीमार हैं? उसकी यही वजह है कि सिलेक्शन ऑफ फूड जो है वो सोर्स हेल्दी नहीं है। तो वो अगर आप सिक चीजें खाएंगे, यानी कि जो हेल्दी जो एनिमल होगा उसको इस्तेमाल, आपको नहीं पता कि चिकन आपने जो खाया वो मरा हुआ चिकन था या सिक चिकन था, या शीप जो खाया है या काऊ जो खाया, गोश्त रेड मीट जो खाया है, या दूसरे जो सोर्सेज हैं। वो अभी ऐसा पता चला था कि लाहौर में एक बहुत बड़ा फिश हाउस था, जब वहां जाके किया तो वो जो फिश जो लोगों को कतार में लेकर खरीदते हैं वो फिश फ्रीजर में उसमें स्मेल आ रही थी, तो वही उसको धोकर गर्म करके लोगों को खिला रहे थे। तो अब जिस मुआशरे में इस किस्म का सूरत हाल हो, अब वो जो लोग खाएंगे वो तो समझते हैं कि हमने फिश खाई है या टिक्के खाए हैं या शामी कबाब खाए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर वो मरे हुए थे। हमने क्या क्या खाया, ये लाहौरियों के साथ बहुत ज्यादा मिसहैप हो चुके हैं। तो भाई लोग, खाने का शौक अपनी जगह पर, लेकिन कोशिश किया जाए कि घर में लेके आए और खुद ही बनाया जाए और खुद ही जनाब तो वो तो पता होगा ना क्या बना के आया, खाया हमने क्या। जी मैं चली जी बिल्कुल किचन में, बेक पॉलर का किचन सज चुका है और कुछ ना कुछ रेसिपी आज बेक पॉलर की तनवीर भाई बनाने वाले हैं। और मैं बता दूं कि बेक पॉलर की 26 रेसिपीज हैं, यानी 26 रेसिपीज हैं। 2 in 1 मैक्रोनी मिक्स मसाला साशे भी इसमें है और आप जो है मजे मजे से बना सकते हैं। तनवीर भाई हमारे बना रहे हैं और आज स्पेटी बन रही है। आई थिंक वैसे टिक्का मकरोनी भी है और मसाला मिक्स साशे इसके अंदर मौजूद है। तो बेक पॉलर जो है इसके सारे आइटम जी बिल्कुल मजे के हैं। 26 रेसिपीज हैं और यकीनन आपके बच्चे जो है, क्योंकि गोश्त भी आजकल गोश्त की फरवानी है तो चिकन की बजाय आप गोश्त इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ चिकन ही चिकन चल रहा है। ये अच्छी बात है कि दोनों चीजें चल रही है। वैसे क्या आप क्या बना रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, मैं तो बहुत बता चुकी। तो ये आप कौन सा पास्ता? 4 चीज पास्ता। 4 चीज पास्ता बनने जा रहा है बेक पॉलर का। क्लियर? अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो लाजमी बात है पास्ता हमने लिया बेक पॉलर का, और उसके बाद हमने क्या लिया, ये नजर आ रहा है कि ये हमने लिया। हाँ, तो इसको सबसे पहले जो है हमने बॉयल कर लिया है 6 से 7 मिनट में। ठीक है, ये बॉयल करके हमने रख लिया है। हम दिखा देते हैं नाज़रीन को, ये देखिए बड़ा क्लियरली और बड़ा जबरदस्त। जब आप इसको बॉयल करते हैं तो सबसे पहले, अच्छा एक मतलब फिर दिखा दे। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप पानी में जो है ये चीज नजर आ रही है, ये देखें, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो आपकी जेब पे भारी ना पड़े। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ यार, क्योंकि चीज जो है मार्केट में जब हम लेने जाते हैं तो अच्छी खासी जो है महंगी मिलती है, लेकिन डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो आपने ये देखना है कि अच्छी चीज भी हो और जेब पे भारी ना हो। चैडर चीज लेंगे, वैसे कौन सी चीज हम ले रहे हैं? चैडर चीज ले रहे हैं। तो ये चैडर चीज आपने लेनी है, इस्तेमाल करनी है। 4 चीज पास्ता। 4 चीज पास्ता। मैं 4G कह रही हूँ, मुझे पकने के बाद ये 4G बन जाएगा। 4G बन जाएगा। तो जी अभी जो है दूध और ये सारे इंग्रीडियंट्स पूछना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि वक्त हो गया नाज़रीन वक्फे का, वक्फे के बाद वापस आएंगे और तुम्हें भाई से पूछेंगे कि क्या क्या डाला और कैसे बनाना है हमने पास्ता। 4 चीज पास्ता, बाकी 4G पास्ता। जी नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ 2 in 1 रेसिपी है बेक पर आप इस्तेमाल करेंगे। टिक्का मकरोनी है और मसाला मिक्स साशे भी है और बहुत सारे टेस्ट हैं, क्योंकि बता रहे थे कि 26 रेसिपी हैं, 26 जो है डिफरेंट जो है रेसिपी हैं और जिनके लिए आपने मेहनत नहीं करनी। और मजे का मसाला जो है 7 साशे दिया होता है, बनाओ और बच्चों को। अच्छा, मैंने इस बेक पॉलर मकरोनी बनाई, मैंने बता दूं अपने नाज़रीन को। और मैं सुबह जब उठी तो 7 बजे का टाइम था और मैं जल्दी कपड़े प्रेस किए, हस्बैंड के प्रेस किए और बेटे के प्रेस किए मैंने। तो उसके बाद अगला बताते हैं बता तो कहानी तो सुना लो। कहानी जब तक आप पता मैं नहीं सुना रही मैं सुकून नहीं मिलना। मैंने क्या किया, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार आज का दिन जो है कोई गोश्त देने आ रहा है, क्लोज जो कजन्स हैं वो तो घरों में आते हैं और जो है भाई लोग भी आते हैं, तो कुछ घर में कुछ बना लिया जाए। तो मैंने उठाया बेक पॉलर का मकरोनी का ये डब्बा और किचन में गई, क्योंकि आपको पता है मुझे मिसाले में थोड़ी गलती हो जाती है, पता नहीं चलता क्या टेस्ट बनाएगा। तो यहाँ यार साशे इसके अंदर है और जी
रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैंने जल्दी फटाफट जो है मकरूनी बॉयल की, एक साइड पर छोटी चिकन जो है उसको भुना और उसमें मैंने डाल दिया साशे, और मुझे कुछ 10 मिनट लगे, 15 मिनट, पूरे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने एक बड़ा सा बाउल बना लिया और मैंने कहा अब जो आएगा जी खिलाओ, और जी तो ये आसान भी है कि आप मकरूनी का और टेस्ट, अच्छा चीज़ तो टेस्ट है कि एक अलग टेस्ट था और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये तो घर में तो मैं शेफ हूँ, तो मुझे जैसे तनवीर भाई हमें यहाँ सिखा रहे होते, तो यहाँ शेफ हैं इसीलिए हम जो है यहाँ से मिसालें बता रहे थे, ये डाल लें, तो आप साशे डाल दें काफ़ी है। तनवीर भाई शुरू हो जाए। जी, तो हम बना रहे हैं 4 चीज़ पास्ता, जिसके लिए आप कह रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है। ठीक है। तो हमने एक स्टेक ली है चिकन की छोटी सी, ठीक है, तो उसमें हमने जो है कि लेमन डाला है, ठीक है, और वर्शिंग शाइन डाला है थोड़ा सा, ठीक है, और इसके साथ हमने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है, ठीक है, जिनको मैं मिक्स कर रहा हूँ, और साथ ही हम जो है कि थोड़ा सा जो है कि इसमें नमक ये देखो चुटकी बराबर है, ज्यादा नहीं डालना, ठीक है, चुटकी बराबर आप इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें व्हाइट पेपर, ठीक है, ये इसके टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट करेंगे। ये लग गया इसके साथ, ठीक है, ख्याल रखें अपने कपड़ों का, ठीक है, आगे। अच्छा जी, इसको मैरिनेशन करने के बाद हम इसकी स्टेक बना लेंगे। जैसा कि हमने व्हाइट सॉस बना के रखी हुई है, सामने पड़ी है। व्हाइट सॉस का तरीका तो पहले भी कितनी मरतबा हमने भाई तो रिपीट कर दिया, कर भूल जाते हैं। व्हाइट सॉस जो है वो बनानी है, हमने 2 चम्मच ऑयल डाला, व्हाइट सॉस, ठीक है, 2 चम्मच उसमें हमने ऑयल डाला और 2 चम्मच उसमें हमने मैदा डाला। मैदा डालने के बाद उसमें तेज पत्ता, लौंग और जो है कि दालचीनी डाली है और एक प्याज डाला। उसका मैदे का हमने पहले रोमा तैयार किया, रोमा तैयार करने के बाद उसमें हमने दूध डाला और ये हमने व्हाइट सॉस तैयार इसकी कर दी है। इसमें कोई भी टेस्ट हमने नहीं दिया, क्योंकि टेस्ट हम देंगे मैक्रोनी के साथ जो पास्ता हम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है कि हमारी स्टेक को भी मैरिनेशन हो गई, इसको थोड़ा सा जो है कि हम पच लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्रिल नहीं है, ठीक है। ग्रिल पे जो स्टाइल बनता है वो तो बड़ा जबरदस्त बनता है, तो अभी हमारे पास नहीं है, सो हम इसको इधर से ही हम पच लगाएंगे। जैसे वो तैयार होगी तो वो क्या होगा कि वो पच जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में फिर नजर आएंगे। गुड। और कोशिश करें कि नाइफ जो आपकी है वो प्लेट को टच ना हो, ठीक है, क्योंकि हम काम तो थोड़ा कुकिंग से हटके कर रहे हैं, क्योंकि कुकिंग में ये नहीं होता कि आप कटिंग बोर्ड के अलावा कहीं छुरी को इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन ये है कि तरीका अगर आपके पास है चलाने का छुरी, ठीक है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो तनवीर भाई आप अपना काम जारी रखिए। ये पैन में डाल दिया और ग्रिल कर रहे हैं, ये आज बंद हो गई थी मुझसे, तो आप जिसको देखिए और मैं जा रही हूँ डॉक्टर साहब के पास और बहुत सारी बातें और पूछनी है, क्योंकि गोश्त वाली ईद है, ईद कुर्बान है और बहुत सारे मसाइल हैं। तो क्या गोश्त कितना खाना चाहिए, बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। आप तो जानेंगे बहुत सारे लोग हैं जो अवॉइड करते हैं, बीमारी से हट के बात कर रही हूँ, बीमार भी नहीं है, आदत नहीं है, रूटीन नहीं है, लाजिमी बात है हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है, मीट नहीं है, महंगाई भी है एक रीजन, एक वजह, और हमारी जेब भी इजाजत नहीं देती डॉक्टर साहब कि हम रूटीन में खाएं। कभी पता नहीं कितने कितने महीने लोग खाते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, तो आदत खत्म हो जाती है, फिर वो लोग नहीं खाते, बच्चों में वो आदत नहीं होती, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सिर्फ सब्जियां खाते हैं। क्या सब्जियां खाना फायदेमंद है या मीट भी होना बहुत ही जरूरी है? तो ये बताएं कि क्या ग़िज़ाई कमी हो सकती है ऐसे लोगों को जो मीट नहीं खाते या नहीं शामिल करते अपनी लाइफ में? मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अल्लाह ताला ने जो इंसानी जिस्म है उसको एक बैलेंस पर किया है, उसमें जितनी भी ज़रूरियात हैं, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की और विटामिन्स की, वो एक बैलेंस में है। तो उसका अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा ये निज़ाम फरमाई अपने मखलूक के लिए कि किसी भी एक चीज में हर चीज नहीं रखी। अब जैसे मीट एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, हम ऐसे एनिमल सोर्स कहते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं जिसमें जैसे आपने वेजिटेबल कही, अगर वेजिटेरियन जो है वो पल्सेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, तो वो लोग जो है यानी कि उनमें कमी का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक ही चीज को, जैसे आप मीट ही खाते रहें या आप हर वक्त वेजिटेबल ही खा रहे हैं
تو وہ پھر جو ہے نا آپ کمی کا شکار کی کمی کا شکار ہو جائیں گے. اکثر لوگوں کو پیچز وائٹ دھبے سے پڑ جاتے ہیں اسکن پر, تو وہ کبھی تو آئرن کی کمی ہوتی ہے, کبھی جو ہے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. خواتین میں بلیک سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھائیاں ٹائپ کی ہو جاتی ہیں, وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, کمی ہے, اس سے جو ہے نا یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو پراپر لیب انویسٹیگیشن کر کے اس چیز کی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو یعنی کہ بیلنس ڈائٹ کے لیے ایک چیز کو سورس نہ بنائیے کہ یہ ہر وقت گوشت کھا رہے ہیں بھی ٹھیک ہے, اس میں اچھی چیزیں ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دل کی بیماریاں جو ہیں, بلڈ پریشر جو ہے, شوگر جو ہے, جو دماغ کی جسے ہم بھول جانا, یادداشت کا کھو جانا, الزیمر جو بہت سیریس بیماری ہے, وہ اس کا جو ہے گنٹھیا کی تکلیف جو ہے, جوڑوں کا درد جو ہے, یہ گردوں کی تکالیف جو ہیں, یہ ساری گوشت خوری کی بسیار خوری کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہر وقت گوشت کھاتے رہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ جلد بوڑھے ہو جانا, جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی اسکن پر رنکلز پڑ جاتی ہیں. اور لازمی بات ہے جب وہ اس قسم کی اتنے عوارض سیریس ہو جائیں گے تو پھر تو گوشت بھی ختم کرنا پڑے گا اور صحت بھی بحال نہیں ہو سکے گی. اچھا, روٹین میں بات وہی ہو گئی کہ بہت سارے لوگ نہیں کھاتے, لیکن بات یہ ہے عید قربان جب آتی ہے, جیسے اب آئی ہے اور گوشت ہی گوشت ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا یار, آ گیا گوشت وہاں سے آ رہا ہے, وہاں رشتے دار سے آ رہا ہے, تو گوشت ہی بنائیں, گوشت کے پلاؤ بنا لیں, گوشت کی ٹکیاں بنا لیں, گوشت کی شامی بنا لیں, گوشت کی کڑھائی بنا لیں, بس اور کوئی ہے نہیں, ران بنا لیں, یہی کچھ چل رہا ہے, قیمہ بنا لیں. تو گوشت ہی گوشت کھایا جا رہا ہے. یعنی کہ 2-3 ٹائم اور کسی کے گھر بھی جا رہے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ گھر تو ویسے کم ہی لوگ جا رہے ہیں, لیکن کلوز سسرال تو جا رہے ہیں آپ لوگ, تو پھر گوشت ہی کھانے کو مل رہا ہے. جی دیکھیں, یہ تو ایک چند دن کی صورتحال ہے نا, تو ایسا یہ پورا سال تو نہیں ہے. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ جیسے چند دن کے لیے, تو یہ تو اچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی, بچوں میں بھی, فیملی میں بھی. اوور ایٹنگ سے کتنا اوائڈ کرنا ہے, بات پھر آگے کھا تو رہے ہیں چند دنوں کے لیے. میں ایڈوائز کروں گا اپنے ناظرین سے کہ جو فرائی چیزیں ہیں فرائی نہ کھائیں, کیونکہ فرائی چیز ہے نا از ویری مچ ڈینجرس. تو آپ جو ہے آپ باربیکیو کریں, ٹھیک ہے جی, ویل کوک کریں اس کو. مسالہ جات کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان کو ویل ابزارب کریں مسالہ جات کو. یہ جیسے ابھی شو میں بات ہوئی تھی کہ جو ہی وہ قربانی ہوتی ہے ہم نکال کر وہ جو لیور وغیرہ بناتے ہیں وہ ویل کوک نہیں ہوتا, ویل پریپیئر نہیں ہوتا, ویل اس کے اوپر مسالہ جات نہیں ہوتے, جسے گیسٹرونٹائٹس کا مسئلہ. ڈاکٹر صاحب ایک بات, اکثر لوگ پھیپھڑے جو ہے جانور کے بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جبکہ جب کورونا کی ہم بات کرتے ہیں تو پھیپھڑوں پر ہی افیکٹ کرتا ہے. اور پھیپھڑے کھانا کیا ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کھائی جا سکتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے چیزیں, کچھ بتائیں ناظرین کو. دیکھیے جی, یہ جو نان روٹین جو تھنگز ہے اگر آپ کھائیں گے ہاں جی, جن کے متعلق کوئی بھی سائنٹیفک پروف نہیں ہے, تو لازمی بات ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر وہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے یا نہیں ہے. تو جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں, میں چاہتی تھی کہ میں جب آؤں گی پروگرام کروں گی تو میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ چیزیں نہیں کھانی. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ کھا سکتے ہیں, پائے ہے, سری ہے, جی آپ ہے بالکل ربز ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا جو لیگس کا جو میٹ وغیرہ ہوتا ہے, تو یعنی کہ روٹین میں چیزیں جو چل رہی ہیں اور ایک اسٹیبلش فیکٹ رکھتی ہیں, آپ ان کو وہ پارٹ جو ہیں جو کہ یعنی کہ ڈسکارڈ کر دیے جاتے ہیں, اگر آپ انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ جو جرمز ہیں یا کوئی نیو قسم کی ڈیزیز جو ہے نا وہ ڈیولپ نہ ہو. جیسے کہ یہ کورونا کا اوریجن بھی تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ جو وہاں کے لوگ تھے وہ اینیمل مارکیٹ میں جا کر عجیب قسم کے اینیمل خرید کر ان کو کوکیان کو جیسے بھی انہوں نے کھایا, اور وہاں سے وہ اینیمل سے ہیومن میں یہ چیز آئی ہے اور ہیومن سے پھیلی ہے, اس نے پورے گلوب کو افیکٹ کیا ہے. تو میں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ چیز نہ تجربے اپنے اوپر کریں جو کہ اسٹیبلشڈ نہیں ہے, تو کیونکہ یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. بالکل.
अच्छा डॉक्टर साहब, बात करते हैं अब शुगर पेशेंट के हवाले से बात करते हैं, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके हवाले से बात करते हैं, तो उनको अपनी कितनी केयर करनी है, कितना ख्याल रखना है, डाइट के मामले में कितना कॉन्शियस होना है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अब शुगर पेशेंट की पहले ही तो बात करते हैं। जी देखिए, शुगर का जो मरीज होगा उसको तो बहुत ख्याल करना है कि उसने ओवर ईटिंग नहीं करनी, कि ये कि अब ये जैसे आप फरमा रही हैं कि उधर से चीजें आ रही, लाजमी बात है गिफ्ट आते हैं, मिठाइयों की सूरत में भी आते हैं, आजकल मीट की सूरत में भी आ रहे हैं, तो एक हद में रहकर अपना जो शेड्यूल डॉक्टर ने दिया हुआ है शुगर के मरीज को, आपने उसी में उसको कैरी ऑन करना है। पहली बात। और नंबर 2 ये है कि अपनी जो मेडिसिन है उसको ड्रॉप नहीं करना, मेडिसिन को अवॉइड नहीं करना, ठीक है जी। और जिस तरह आपको एडवाइस किया कि आपने 2 दफा थोड़ा थोड़ा खाना है, 3 दफा थोड़ा थोड़ा खाना है, तो ये तो हो सकता है कि एज ए डायबिटिशियन मैं आपको ये कह दूं कि डायबिटोलॉजिस्ट कि आप जो है थोड़ा सा मीट जो है उसको अपनी खुराक का हिस्सा कर लें। लेकिन ये कि जो मैंने ये बातें बताई हैं कि नॉन कुकड हो या मसाला जात कम हो या उसको आप फ्राई कर लेंगे, दूसरी ऐसी सैचुरेटेड फैट में जो कि जाके अंदर क्लॉगिंग करती है, आर्टरीज वगैरह में खून को जमा देती है या दिल के लिए नुकसानदेह है, तो आप उससे परहेज करेंगे। ठीक है। और जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? उनको जो है यकीनन ये ईद की खुशियां हर कोई सेलिब्रेट करता है, हर कोई जो है खा पी रहा है, तो उनको किस तरह चलना है, किस तरह अपने जो है डाइट को प्लान करना है 3 दिनों में, क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये जितनी भी चीजें हैं, ये शुगर है, ब्लड प्रेशर है या ये हार्ट के मसाइल हैं, इसमें तो हम पेशेंट को क्लासीफाई करते हैं कि इब्तदाई स्टेज में है, मीडियम स्टेज में है या बहुत सीरियस कंडीशन है। अच्छा, ये क्लासीफाई हम करते हैं क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, डॉक्टर साहब वापस आकर हम देखते हैं कि जो है किस उसमें जो है हमने किस स्टेप में, हम फर्स्ट स्टेप में क्या खाना है, सेकंड स्टेप में क्या खाना है, और अगर बीमारी ज्यादा है तो फिर हमने क्या खाना है, क्या डाइट प्लान करना है, इस पर बात करते नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और डॉक्टर साहब से बात हो रही थी और गोश्त की अफादियत के हवाले से इनसे जानेंगे कि कम खाने के कितने फायदे हैं। एक तो ना खाना नहीं, खाना है आपने, लेकिन कम खाना है, तो कितना खाना है डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी देखें, जहाँ तक हमने डिस्कस किया है कि गोश्त अगर ज्यादा खाएंगे उसको नुकसान आते हैं, अगर कम खाएंगे तो उसके फायदे हैं। जैसे नुकसानात में यह कि अगर आप हर वक्त यानी कि गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं और कोई बैलेंस फूड अच्छी फ्रूट की सूरत में, वेजिटेबल की सूरत में इस्तेमाल नहीं करते, तो लाजिम बात है, ये एक डिसाइडेड है कि ऐसे जो अफराद हैं उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, उनको दिमागी अमराज हैं, उनको जोड़ों की तकालीफ हैं, और ये सारे उनको इवन अभी तो लेटेस्ट रिसर्च में दमा का भी कहा गया कि दमा भी इससे हो सकता है। और ये सारी बीमारियां जिनको है नहीं हो सकती हैं, यानी अगर आपको अभी नहीं है और अगर आपको ये आदत है डॉक्टर साहब, हाँ, कि हर वक्त इसके अलावा कुछ चीज खाते नहीं आप, तो ये चीज ये खतरनाक है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस पर आएंगे कि जी अगर गोश्त कम खाते हैं तो फिर आपको क्या फायदे हो सकते हैं, तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि इन्हीं को आप दूसरी साइड पर ले जाएं। मसला यह है कि आप में अगर खानदानी तौर पर भी या अंदरूनी निज़ाम के तौर पर भी शुगर बढ़ने का एहतमाल है, तो इससे वो जो खतरा है वो कम हो सकता है। जो दिल की बीमारी का खतरा है वो खतरात कम हो सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ है उम्र के लिहाज से या दूसरे फैक्टर से, अगर वो आप उसकी रेड लाइन में आ रहे हैं, तो कम गोश्तखोरी से आपके वो खतरात कम हो सकते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक कि कम गोश्त खाने से कैंसर के खतरात कम होते हैं, यानी कि वो अफराद जो कि हर वक्त गोश्त खाते हैं उनमें कैंसर की रेशो ज्यादा देखी गई है, और वो लोग जो कम खाते हैं उनमें कैंसर की रेशो कम देखी गई। इस तरह मैंने भी पहले बयान किया था कि एक अल्जाइमर डिजीज है जो कि जिसमें इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है, वो बहुत खतरनाक है, उसके बहुत ही अभी उस पर रिसर्च हो रही। तो ये भी उसको कागज में ये बयान किया गया है कि वो लोग जो कि गोश्त खोर होते हैं उनमें अल्जाइमर का ज्यादा अटैक होता है और उनमें दिमाग की सोच का ज्यादा असर होता है। ऐसे लोगों को के ऊपर जो है वो फॉलिज के जो खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि हर वक्त गोश्त वाली चीजें खाते हैं और दूसरी चीजों को इस्तेमाल। डॉक्टर साहब अब बीमार हो गए, मैं बात करूंगी आगे चलें, खा लिया हमने गोश्त, गोश्त की ईद थी और गैस्ट्रो हो गया, पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब तो मिलेंगे नहीं क्योंकि छुट्टी है, 3 दिन तो डॉक्टर्स मिलने नहीं है आपको।
तो फिर अब बताएं अब क्या करें, कुछ सिचुएशन बताएं, इस सिचुएशन में निकलना कैसे। खा तो लिया, बहुत खाया, बीमार हो गए ऐसी, अब डॉक्टर साहब बताएं क्या करें। देखिए इसमें ये है कि अगर गैस्ट्रो की एक तो इसकी भी स्टेज है कि अगर हल्का फुल्का आपको वोमिटिंग हो रही महसूस हो रही है या ऐसे आपको उबकाइयाँ वगैरह आ रही हैं या एक दो मोशन आ गए हैं, तो आप सबसे पहले खाना पीना बंद कर दें। मैं ये एडवाइस करूंगा कि आजकल एक लेमन जो है, नींबू जिसे कहा जाता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, तो इसकी शिकंजबीन बनाकर इसका, ताकि आपके अंदर जो है वो जो साल्ट है या जो फ्लूइड है उसकी कमी ना हो। इसके अलावा ये है कि आप हल्की ग़िज़ा को, दलिया वगैरह है, खिचड़ी है, इसका इस्तेमाल करें। आप शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट बिल्कुल बंद कर दें। तो ये लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल है कि आपका मुतवातर आप एंडलेस किस्म की वोमिटिंग हो रही है और एंडलेस किस्म के आपको मोशन स्टार्ट हो गए हैं, तो दिस इज इमरजेंसी, आप इमरजेंसी घर में आपने इंतजार नहीं करना। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम आपको एक दफा फिर ईद मुबारक। थैंक यू जी, खैर मुबारक। और चले हम जी तनवीर भाई के पास ब्रेड पॉलर के किचन में हम चले, और मैं फिर बता दूं कि 2-in-1 मकरोनी जो है प्लस जो है मिसाला साशे है। और जी तनवीर भाई अब टाइम नहीं है हमारे पास, उस वक्त हम आते हैं जब टाइम खत्म हो जाता है, शो खत्म होने वाला है, तो जल्दी जल्दी शो खत्म करें। कहते हैं तनवीर भाई छेती बना दे, ठीक है, डालें थोड़ा तेल और गर्म होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, नहीं वरना और ज्यादा देर हो जाएगी। ठीक है, तो ये धुएं उठ रहे हैं तनवीर भाई, धुएं उठ रहे हैं, तेल गर्म हो गया। ये हम अब इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसको बनाने की। ठीक है, सबसे पहले हमने छोटा सा, जो जैसे ये प्याज पड़ा हुआ है, ठीक है, छोटा सा प्याज लिया तुमने, नहीं साइज का छोटा, ठीक है, इसको हम सोते करेंगे, फिर इसमें डालेंगे, और जनाब इसको सोते करने के बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन। ठीक है, लहसुन को भी हम ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। उसका टेस्ट और उसका रोमा लेने के लिए हमें थोड़ा उसको ब्राउन करना पड़ता है, कच्चा रह जाए तो उसका टेस्ट नहीं आता। ठीक है, हाँ, उसका रोमा उसमें से आ रहा होता है तो मजा नहीं आता। इन दोनों को अब अच्छी तरह से थोड़ा सा गैस कर लेंगे। हो गया। अच्छा, आगे अब इसके अंदर जो है 1 मिनट से ये सॉस डालने वाली है, ये सॉस डालेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको। हो गया, हाँ, रोमा आ रहा है इसका, प्यारा सा। नहीं ये सॉस डाल दे, सॉस ये दे, ये सॉस हमने डाल जी, इसके अंदर ये सॉस डाल दी है, व्हाइट सॉस जो हमने बना के रखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब आ जाती है जी बारी इसको टेस्ट कौन सा देना है। ठीक है जी, तो टेस्ट देने के लिए हम एक फ्रेश चम्मच इधर से ले लेते हैं। ठीक है, हस्बे जरूरत जितना आपने बनाना है उसके हिसाब से। हम बना रहे हैं तकरीबन 1 प्लेट, इसमें ये नमक आ गया, ठीक है, चौथाई हिस्सा। ठीक है, ठीक है, तो भाई आप जल्दी डालें, पाउडर इसमें थोड़ा सा खत्म हो गया हमारा। और ये आ गया जी इसमें ब्लैक पेपर। ठीक है, और ये आ गया हमारा जी व्हाइट पेपर, इसको मिक्स कर दें। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 स्लाइस मिक्स करें वरना वो गाढ़ा हो जाएगा। है जी। ये देखिए, ये छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं, काम जल्दी